कश्मीर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट दैट्स फोनकास्ट। जैसे कि हमने एक सीरीज निकाली थी, हमने उसमें इल्म हदीस को एक्सप्लेन करना था 3 पार्ट्स में। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट निकाला है, जिसमें हमने बोला इल्म हदीस किसे कहते हैं। दूसरे पार्ट में हमने बोला था हदीस की किताबें कौन सी है। तो आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम बोलेंगे हदीस की जो टर्मिनोलॉजी वो क्या है। तो मेरे साथ आप गेस्ट बैठे हैं, हम इनसे पहला सवाल पूछते हैं कि हदीस के पार्ट्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम फॉर द गेस्ट्स एंड वालेकुम सलाम फॉर यू। वालेकुम सलाम। आज हमारा तीसरा पार्ट है और हम स्टार्ट करेंगे इसी से कि हदीस के पार्ट्स ऑफ हदीस कौन सी है। जब बच्चे को एडमिशन किया जाता है हम तुम्हारे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो टर्मिनोलॉजी वही से स्टार्ट होती है। पार्ट्स ऑफ हदीस क्या है? हदीस की 2 पार्ट्स होते हैं, एक सनद, दूसरा मतन। हमने एक हदीस पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, सच में ये हदीस नहीं है कि इमाम बुखारी ने सुना इमाम शाफी से, इमाम शाफी ने सुना हम बस फॉर एग्जाम्पल उन्हें सुना मालिक से, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर से, नबी करीम से सुना कि अमाल का दायरा नियत पर है जी। इसका जो पहला पार्ट है ये चेन ऑफ नरेशन, किसने किससे इल्म हासिल किया हदीस का, इसको कहते हैं सनद। दूसरा पार्ट जो है टेक्स्ट, एक्चुअल टेक्स्ट, वो बात हो क्या रही है उसको कहते हैं मतन। टेक्स्ट जी, हदीस में बात क्या चल रही है उसको मतन कहते हैं, और इस वाले को कहते हैं सनद। हम अब हदीस को हम आपको पता है कि हमें इस पे बहुत फख्र होना चाहिए कि पहली बार जो मतलब हिस्ट्री को ऑथेंटिक हिस्ट्री को जमा करने की कोशिश मुसलमानों ने की थी। जितने भी लोग पुराने जमाने हिस्ट्री लिखते हैं ना, वो ऐसे ही सब कुछ लिख देते थे। मुसलमानों ने पहली बार सोचा कि नहीं, हमें ऑथेंटिक चीजें लिखनी है। इसके लिए उन्होंने ये सनद का जरिए निकाला ताकि हम डिसाइड कर पाए कि कौन सी हदीस सही है, ऑथेंटिक है हिस्टोरिकली, और कौन सी हिस्टोरिकल एस्टैब्लिश नहीं है, झूठी रिवायत है, ऐसे ही मनगढ़ंत बातें हैं। हम वो सनद के हिसाब से भी करते हैं और मतन के हिसाब से भी करते हैं। तो मुझे आप बताइए, जो सनद है, सनद के जरिए से कैसे हम हदीस को ऑथ किया जाता है? ये 3 चीजें देखते हैं सनद में। पहले चीज देखते हैं कि जितने भी लोग हैं ना चेन ऑफ नरेशन में, इनमें से क्या ये लोग सच्चे थे जी। अगर ये लोग झूठे थे तो ये हदीस ज़ईफ है जी। अगर कोई एक इंसान भी इसमें झूठा था तो हदीस ज़ईफ है। अगर इनकी मुलाकात के सच में हुई है, क्या ये सच में स्टूडेंट है, इमाम बुखारी और शाफी को देखा ही नहीं कभी, तो अगर मैंने ये बताया कि तो वैसे ही ज़ईफ है। तो हम चेन देखते हैं, ये कटी हुई चेन है, इसमें मुलाकात है ही नहीं जी। डायरेक्ट बात करें इमाम बुखारी का इमाम शाफी से, उनकी मुलाकात ही नहीं हुई साबित। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि क्या इसमें याददाश्त ठीक है लोगों की। अगर कोई भुलक्कड़ इंसान मिल गया ना सामने तो वो हदीस ज़ईफ है। तो मुझे आप बताइए, जो उन लोगों की बायोग्राफी वो क्या कहाँ पे मिलेगी हमें? जी, वैसे तो इन लोगों की बायोग्राफी हिस्ट्री में है, लेकिन हमारे यहाँ जो इल्म रिजाल वाले जो आलिम है, फॉर एग्जांपल इमाम ज़हाबी है, इमाम हजर अस्कलानी है, एक्सेट्रा, इन्होंने डिक्शनरीज लिखी है, बायोग्राफिकल डिक्शनरीज। उन्होंने हिस्ट्री में से उन लोगों की बायोग्राफी निकाल के एक डिक्शनरी लिखे। स्टार्ट होती है ऐसे, अलिफ बा ता सा, जितने भी अलिफ से नाम आते हैं ना उन लोगों के, वो लिख दिए सारे, और साथ में शॉर्ट बायोग्राफी, कहाँ पे रहते, उनके मेन स्टूडेंट्स कौन थे, उनके टीचर्स कौन थे, लोग इनके बारे में क्या बोलते थे, इनकी याददाश्त कैसी थी, ऐसा ऐसा लिखी हुई है जी। इमाम ज़हाबी ने शायद 30,000 लोगों की बायोग्राफी जमा की है, बहुत बड़ी डिक्शनरी, सियार अलामी वाला। मेरा आपसे एक और सवाल है, जो हम बोलते हैं टेक्स्ट के हिसाब से हदीस कमजोर कैसे है, हम बोलते हैं ना लाइक हाँ, तो सनद के हिसाब से समझ आती है कि कोई हदीस कमजोर है क्योंकि इसमें कोई झूठा रावी है, कोई कमजोर रावी है, या मेमोरी के साथ, या कटी हुई है, इसमें कोई इंसान नहीं है। मोहतरमा मालिक में हमें रिवायत मिली कि हज़रत उमर ने स्टार्ट की 20 रकात तरावी, इसकी सनद कटी हुई है। इमाम मालिक ने ये हदीस बयान की है हज़रत साहिब से, तो उन्होंने मुलाकात ही नहीं की हज़रत उमर के साथ, ये कटी हुई हदीस है। तो आप बोल रहे हो 20 रकात नहीं पढ़नी चाहिए? हम फिर से उस पर हम कोई और पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कटी हुई रिवायत ना, वरना इमाम मालिक भी सच्चे रावी है, साहिब भी सच्चे रावी है, हज़रत उमर भी सच्चे रावी है, लेकिन बीच में कनेक्शन नहीं है। तो लेकिन टेक्स्ट के लिहाज से हम कैसे कह सकते हैं हदीस कमजोर? हाँ, वही मैं सवाल तो मतलब टेक्स्ट मैंने आपके सामने रख दिया, आप कहेंगे हदीस ज़ईफ है, तो समझ नहीं आता। और ये बात समझ नहीं आती कि लोगों को, हमारे अहले हदीस भाइयों को, वो को समझ नहीं आ रहा कि सनद तो साफ है, हम हदीस पे अमल क्यों नहीं करेंगे। सनद के होते हुए भी हमें बहुत बार हदीस को रद्द करना पड़ता है। उसको, उन हदीस को कहते हैं कि सनद में ज़ईफ है, सनद के ये मतन के लिहाज से ज़ईफ है, टेक्स्ट से ज़ईफ है। क्यों? या तो ये कुरान के खिलाफ जा रही हो जी। बुखारी में रिवायत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को 7 अय्याम में पैदा किया, अय्याम दिन को भी कहते हैं और स्टेज को भी। कुरान में आता है 6 अय्याम में पैदा किया, तो कौन सी वाली बात मानेंगे? सनद ठीक है उसकी, लेकिन इसका मतन ज़ईफ है, यहाँ पे नहीं मानेंगे, सही देखेंगे, इसकी सनद ठीक है। अच्छा, जिसकी मतन कमजोर होता है ना टेक्स्ट, उसके लिए हम ज़ईफ वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, शाद वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हदीस ने बात सुनी भी नहीं होगी, शाद भी कोई हदीस होती है। शाद मतलब ये हदीस की सनद सच्ची है लेकिन इस पे अमल नहीं होगा, इसको नहीं माना जाएगा। क्यों?
حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان نے اپنا مذہب بدل دیا تو مار دو. قرآن کہتا ہے کہ موت کی سزا صرف 2 چیزوں کے لیے دی جا سکتی ہے, فساد فی الارض اور قتل. ٹکراؤ ہے نا, ہم قرآن کو دیکھ کر اس حدیث کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے کوئی حدیث ہے جو سپیریورٹی ہے وہ قرآن کی ہے نا, اس طرح کوئی حدیث ہے جو کہ 2-4 حدیث کے خلاف جا رہی ہو, تو اس وقت ہم زیادہ حدیث کو دیکھیں گے, اس والے کو کہیں گے شاذ حدیث ہے, اس کی سند صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں. جی اسی طرح بہت سے ایگزامپل میں دے سکتا ہوں, اس وقت شاید یادداشت میں نہ ہو. مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے ساتھ شادی کی تھی فتح مکہ کے بعد. جی ہمارے پاس یہاں سے 10-12 حدیث ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے شادی ہوئی تھی. جی تو ہم اس والے کو مانیں گے, اس والے کو, اس کی حسنات ٹھیک ہے, لیکن ہم کہیں گے اس کا متن ضعیف ہے, اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ اگینسٹ جاتی ہے قرآن کے خلاف یا اپنے سے زیادہ حدیث کے خلاف. یہ تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے نا, مطلب کہ یہ چیز صحیح ہے وہ چیز غلط ہے, اللہ تعالیٰ اس تصور کے خلاف جا رہی ہے. اسلام کا جو کنسپٹ ہے نا, مطلب کوئی حدیث ایسا مل گیا, اور شاید ہے بھی ایک حدیث شاید ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سر میں درد ہو گیا. اب یہ تو اسلام کے تصور کے خلاف جا رہی ہے, تو اس والی حدیث کو بھی ہم کہہ دیں گے شاذ ہے, سند کے ہوتے ہوئے بھی. لیکن اہل حدیث کو یہ سمجھ نہیں آتا, ان کے لیے حدیث ہے, سند ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں امام ابو حنیفہ نے بہت سی حدیثیں رات کی ہیں. امام مالک کو کسی نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو اٹھ جاتا ہے, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ صحیح حدیث ہے, اس کی سند ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو نہیں مانوں گا. انہوں نے رات کیوں کیا؟ کہا کہ مدینے کے سارے لوگ عملی تواتر کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ کی گوشت کھا کے نماز پڑھ رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں اور ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہ میں یہ کہوں کہ نبی کی وفات کے 80 سال کے اندر پورے مدینہ نے اسلام چھوڑ دیا بول کے, میں تو یہ نہیں کہتا. اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا, اس وقت اونٹ کے گوشت میں تھا کیا, کوئی آئسولیٹڈ بات ہوگی شاید. یہ حدیث شاذ ہے. امام مالک سے کسی نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے کہا کہ جو عورت اپنے آئی بروز کو نکالے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ لعنت شیطان کے اوپر ہوتی ہے, کوئی چھوٹا جرم ہے لعنت, کسی آئی برو نکال سے کیسے؟ یہ تو اسلام کے تصور کے خلاف جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث کی سند ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں مانوں گا, اس پہ عمل نہیں ہو سکتی, یہ حدیث شاذ ہے. پھر انہوں نے ایکسپلینیشن دی, اس کو ہم بات کریں گے. امام مالک نے بھی کہا, شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی. مجھے لگتا ہے جو اتنا جو ٹرمینالوجی ہے نا, دیٹس انف. واللہ اگر اسی پہ انسان اگر ہمارے تینوں پارٹس دیکھیں گے ہمارے ویورز, ان کو سارا سمجھ آئے گا یہ حدیث کیا ہے, علم حدیث کیا ہے. چلیے ہم اسی کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. فی امان اللہ.